राइट। अभी तक हमने पढ़ा था किसके बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, कि बॉडी प्रॉपर में और फुट में डिवाइडेड था हमारा हर्डमानिया का बॉडी स्ट्रक्चर। तो जब हम फुट की बात कर रहे थे तो फुट में हमने ऑब्जर्व किया था कि वो मटमैला रंग का था, उसके फुट में बहुत सारे हम बोल सकते हैं शैवाल या फिर डाई एटम्स उपस्थित थे, क्योंकि वो रेत में धंसा हुआ था। इसी के साथ वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन का भी कार्य कर रहा था। फुट रीजन जो था वो बैलेंस प्रोवाइड कर रहा था ताकि बॉडी आगे की तरफ मूव कर सके, और फुट रीजन एक्सटेंड भी हो सकता है आगे ताकि वो मूवमेंट गमन कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर टेस्ट की या ट्यूनिक। जो लेयर पूरी बॉडी को कवर कर रही है उसको हमने नाम दिया ट्यूनिक, राइट। ट्यूनिक क्यों नाम दिया, इसके पीछे ट्यूनिसन नाम का सेल्यूलोज या हम बोल सकते हैं इसमें पॉलीसेकेराइड उपस्थित होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया ट्यूनिक। ठीक है, इसलिए हम इसको ट्यूनिकेटा ग्रुप में भी रखते हैं क्योंकि ट्यूनिक प्रेजेंट है। ट्यूनिसन एक प्रकार का सेल्यूलोज है। इसी प्रकार पॉलीसेकेराइड भी हम बोल सकते हैं। ट्यूनिसन में कुछ अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स, कुछ इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक लवण सॉल्ट्स भी उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, इन सब से मिलकर कुछ मिनरल्स, इनसे मिलकर ये बनता है ट्यूनिसन, पर मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें सेल्यूलोज का ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रोटीन्स भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। वहीं अगर हम ट्यूनिक की बात करें तो ये पूरी बॉडी को एक आवरण प्रोवाइड कर रही है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, पूरी बॉडी को कवर कर रही है, ढक रही है। तो जब हम स्टार्टिंग में बात करेंगे तो ये हमें बिल्कुल कोमल मतलब स्मूथ तो दिखती ही है, बिल्कुल स्मूथ की कहीं पे कुछ हमें अगर हम छुए तो बिल्कुल हाथ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट से जाए। ठीक है, लेदर जैसी, लेदर समान प्रतीत होती है, बिल्कुल लेदरी है। इसी के साथ साथ जब ये स्टार्टिंग एज में बन रही है तब ये हमें ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल इसमें से हम अंदर के कंपोनेंट्स को भी देख पाएंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखती है, राइट। लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, कि इसमें से चीजें आधी अधूरी धुंधली सी दिखाई पड़े धीरे धीरे एज के साथ साथ, क्योंकि ट्यूनिक का भी फॉर्मेशन होता जा रहा है, इसलिए ये ट्रांसलूसेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी और इनसे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो हमें इतने इजीली विजिबल नहीं हो पाएंगे, दैट इज ट्रांसलूसेंट। इसी के साथ इस लेयर का कार्य एक और भी होता है कि यहाँ पर एम्प्यूला उपस्थित रहते हैं, और ये एम्प्यूला जो होते हैं ये एक घुंडी समान संरचना होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है जो इस ट्यूनिक में उपस्थित रहते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे जब हमें और इजीली समझ में आएगा। तो इस एम्प्यूला के कारण ये ट्यूनिक एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर सहायक श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, बस हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, O2 एंड CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करेगा। इसी के साथ ये लेयर सेंसरी भी होती है और सेंस ऑर्गन की तरह भी वर्क करेगी, संवेदन की तरह भी वर्क करेगी, और संवेदन जो भी होंगे आसपास उनके बारे में भी हमें बताएगी, राइट।
तो इस तरह से ये लेयर प्रेजेंट होती है। तो जब भी हम इस लेयर की बात करेंगे, अरेंजमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं टेस्ट में। राइट, सबसे पहले हम एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या उपस्थित है। इस तरह की संरचनाएं हमें टेस्ट में देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे कॉर्पस्कल्स हैं, सेल्स हैं। ये अगर हम बात करें तो नेटवर्क है डेंस फिब्रिल्स का, ठीक है। नॉर्मली इसकी बात करें तो ये एम्प्यूला रीजन है, एम्प्यूला समान संरचना उपस्थित है। यहाँ बीच वाला पार्ट जो होगा ये होता है मैट्रिक्स, राइट। ये जो है ये क्लैरीज हैं, या हम इनको बोल सकते हैं कंटिकाएं प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, स्पिक्यूल्स के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो इस तरह के आवरण पूरी टेस्ट में प्रेजेंट रहते हैं और इस बेसिस पर हम 5 डिफरेंट टाइप्स में टेस्ट को डिवाइड करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या उपस्थित है, राइट। तो ये टेस्ट का टाइप है। बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में, इसमें क्या क्या उपस्थित है, राइट। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिलेटिनस मैट्रिक्स उपस्थित है, राइट। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉर्पस्कल्स उपस्थित हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिब्रिल्स उपस्थित हैं। फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स उपस्थित हैं, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैल्केरियस स्पिक्यूल्स उपस्थित है। ये 5 टाइप के इसके अंदर टिश्यूज और टाइप्स उपस्थित रहते हैं। जिलेटिनस मैट्रिक्स, कॉर्पस्कल्स, फिब्रिल्स, ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। सबसे पहले हम लेंगे जिलेटिनस मैट्रिक्स, फिर धीरे धीरे हम इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। क्योंकि जिलेटिनस मैट्रिक्स है मतलब ये जिलेटिन नुमा संरचना होगी जो बीच में सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी उपस्थित हो सकता है, संयोजी ऊतक जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। अब क्योंकि जिलेटिन नुमा आकृति है मतलब लचीला भी होगा, ये बीच वाला पोर्शन जिलेटिन लचीला होता है पदार्थ, तो उस तरह से लचीला भी होगा और इसी के अंदर सारे जितने भी हम बोलते हैं जो भी स्ट्रक्चर हमने पढ़े वो इसी के बीच में कहीं ना कहीं उपस्थित रहते हैं, राइट। ये मैट्रिक्स
क्या करता है, श्वसन अंग की तरह कार्य करता है और इसमें सारे फिब्रिल्स, कॉर्पस्कल्स एम्बेडेड रहेंगे और इनके अंदर ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप, दैट इज जिलेटिन नुमा मैट्रिक्स, जो बीच में मध्यवर्ती में उपस्थित रहेगा। जहाँ जहाँ गैप रहेगा वहाँ इसकी प्रेजेंस, उपस्थिति हमें देखने को मिलेगी। सेकेंड हम बात करते हैं कॉर्पस्कल्स की। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के कॉर्पस्कल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, राइट। क्योंकि कॉर्पस्कल्स हैं तो एक तरह की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्स हैं जो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में व्यवस्थित रहेंगे। तो अगर हम बात करें सेल्स की, तो एक है हमारे पास लार्ज इओसिनोफिलस कॉर्प्स। राइट, ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये हमारे सर्कुलर होंगे, प्लस इसी के साथ लार्ज भी हैं, इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा। एंड अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्योंकि लार्ज हैं तो शेप में राउंडेड भी हैं और बड़े भी हैं। वहीं क्योंकि नाम इनका इओसिनोफिलस है, मतलब ये इओसिन जो डाई होती है उससे स्टेनिंग ले लेते हैं इजीली, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं इओसिनोफिलस। मींस इओसिन डाई जो रेड कलर की डाई होती है, पिंकिश रेड, उसको स्टेन में वो ले लेते हैं, उसका स्टेन वो शो करते हैं, इजीली स्टेन्ड हो जाते हैं उससे, इसलिए हमने इनको बोला है लार्ज इओसिनोफिलस कॉर्पस्कल्स, राइट। ऐसे ही हमारे सेकेंड प्रकार के आते हैं कॉर्पस्कल्स, जिन्हें हम बोलते हैं स्मॉल इओसिनोफिलस कॉर्पस्कल्स। राइट, स्मॉल है, इससे साइज में स्मॉल रहेंगे, लेकिन इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में ना होकर एक्सेंट्रिक होगा, एक कोने में न्यूक्लियस प्रॉपर रहेगा, कि हमने देखा है वो कोने में न्यूक्लियस व्यवस्थित है। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस कॉर्नर स्मॉल है साइज में, इनसे इओसिनोफिलस है, मींस ये भी इओसिन का स्टेन ले सकते हैं इजीली, इओसिन डाई के थ्रू स्टेन हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूलेटेड सेल्स या कॉर्पस्कल्स, क्योंकि वैक्यूलेटेड हैं से पता चल रहा है वैक्यूलेटेड होंगे ये बिल्कुल राउंड या सर्कुलर शेप में ही, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स अरेंज्ड रहेंगे और वैक्यूल्स के साथ साथ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। अब इनमें हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एब्सेंट है, न्यूक्लियस हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सेल्स वैक्यूलेटेड है, वैक्यूल्स में अरेंज है एंड राउंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। वहीं हम नेक्स्ट सेल की टाइप बात करेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं अमीबॉइड सेल्स या अमीबोसाइट्स, राइट। ये सेल्स हमारे इर्रेगुलर शेप के रहेंगे, अमीबा कोशिकाएं हैं, मींस यहाँ पर जो सेल्स हैं वो इर्रेगुलर है, अनियमित आकार के उपस्थित हैं और इस आकार में यहाँ पर न्यूक्लियस भी उपस्थित रहता है, तो न्यूक्लियस भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो लार्ज इओसिनोफिलस लार्ज है, स्मॉल है, न्यूक्लियस साइड में है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है, वैक्यूलेटेड में वैक्यूल्स उपस्थित है, न्यूक्लियस नहीं है, अमीबॉइड सेल्स में न्यूक्लियस है, बीच में है
इनका आकार अनियमित है। अमीबा के प्रकार आकार है कि ये अपना आकार नॉर्मली चेंज करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ टाइप के कॉर्पस्कल्स में, जिन्हें हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। क्योंकि ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हैं तो ये एपिथेलियम लेयर में व्यवस्थित रहते हैं, राइट। एपिथेलियम लेयर में व्यवस्थित रहते हैं। इनका जो साइज है सेल्स का वो हेक्सागोनल टाइप की सेल्स मींस षटकोणीय है। 6 साइड्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी एंड न्यूक्लियस एकदम सेंटर में है। केंद्रीय न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, राइट। षटकोणीय और न्यूक्लियस एकदम सेंटर में बीच में उपस्थित रहता। वहीं हम एक और कोशिकाओं की बात करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रिसेप्टर सेल्स। ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सेंस ऑर्गन से सेंसेस आते हैं, जो भी संवेदी जो हम बोलते हैं वो चीजें आती हैं, तो ये रिसेप्टर सेल्स उन्हें इजीली रिसेप्ट करते हैं, ले लेते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, कोई भी सेंसरी चीज आएगी, कोई भी सेंस इंपल्स आएगी तो उसे रिसीव करने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर ग्रैन्यूल्स व्यवस्थित रह सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी अच्छे एम्पल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में व्यवस्थित रहता है। नेक्स्ट टाइप की सेल्स हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स को सब जानते हैं कि नर्व सेल्स कैसे होते हैं, राइट। इस प्रकार के होते हैं नर्व सेल्स। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर डेंड्राइट्स मींस यहाँ पर इनके जो भी एक्स्ट्रा सिग्नल्स रिसीव करने के लिए होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ये एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। इस तरह से सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, निसल बॉडीज प्रेजेंट होंगी। तो ये नर्व सेल्स भी इस तरह से अरेंज होंगे और न्यूक्लियस सेंटर में उपस्थित रहेगा। तो ये सारी कोशिकाएं हैं जो कॉर्पस्कल्स में आएंगी और ये डिफरेंट प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं टेस्ट में व्यवस्थित रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप में फिब्रिल्स की या तंतु की। इन तंतु का भी टेस्ट में डेंस नेटवर्क व्यवस्थित रहता है और उस नेटवर्क में बहुत जालनुमा आकृति में ये तंतु फिब्रिल्स जो होते हैं ये व्यवस्थित रहते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में, और ये वहां पर व्यवस्थित होकर टेस्ट का निर्माण करने में एक तरह से हेल्प करते हैं। फिब्रिल्स का ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, पर ये वहाँ पर रहते हैं और जालनुमा आकृति और एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। वहीं हम फोर्थ टाइप की बात करेंगे ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी टेस्ट के अंदर, ट्यूनिक के अंदर व्यवस्थित रहती है
और बहुत सारी ब्रांचेस में अरेंज रहती है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि ब्लड वेसल्स डिफरेंट ब्रांचेस में अरेंज रहेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा डेंस नेटवर्क इनका भी जालनुमा आकृति में रहते हैं। और क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं तो इनमें से रक्त भी, ब्लड भी फ्लो करेगा। इनके बिल्कुल कॉर्नर में तुम्बिका नुमा आकृति या नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम तुम्बिका या एम्प्यूला नाम देते हैं। और इन एम्प्यूला में क्योंकि ब्लड आता है तो ऊपर की तरफ दिखता है, इसीलिए हम बोलते हैं कलर गुलाबी या लाल धब्बों वाला है, कि ब्लड यहाँ से एम्प्यूला में ट्रांसफर होगा जाएगा। और ये एम्प्यूला क्योंकि ब्लड को एक टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं और रेड ब्लड होता है, रेड पिगमेंट होता है, इसलिए हम रेड लाल धब्बे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स मतलब वो डिफरेंट ब्रांचेस में व्यवस्थित है और लास्ट में एम्प्यूला पे एंड हो रही है। और ये ब्रांचेस ब्लड को कैरी करती हैं, पूरी बॉडी में ले जाती हैं और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, ऑक्सीजन को ले जाती हैं और CO2 को बाहर लाने का कार्य करेगी। वही हम लास्ट बात करते हैं हमारे कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। कैल्शियम के द्वारा बने हुए कटिकाएं। ये स्पिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्क्लेरेस या सूक्ष्म कटिकाएं। राइट, माइक्रो मीन्स स्मॉल है साइज में और स्क्लेरिस मीन्स कटिकाएं। तो जब भी हम माइक्रोस्क्लेरिस की बात करेंगे, पहली बात तो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स हैं तो ये कैल्शियम के बने हुए होंगे, कैल्शियम के द्वारा इनका फॉर्मेशन होगा। राइट, अब क्योंकि स्पिक्यूल्स हैं तो बॉडी में अरेंज भी रहेंगे और इनमें कुछ कंटिकाओं जैसे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहेंगे। ये एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं शरीर को, बॉडी। राइट, माइक्रोस्क्लेरिस की अगर हम बात करेंगे तो ये टेस्ट में उपस्थित रहते हैं। माइक्रो है तो साइज में छोटे भी होंगे और ये बिल्कुल पॉइंटेड नहीं होते हैं। राइट, इनकी प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में ही होती है, इस टेस्ट के अंदर, और ये आकृति में छोटे हैं। इनके ऊपर बल है मींस रिंग्स उपस्थित हैं, जिससे ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो वलय हैं ये 5 से 8 के बीच में ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते क्योंकि छोटे हैं साइज में। माइक्रो मींस स्मॉल है इसलिए, और अरेंजमेंट इनका एक जैसा ही होता है। इस तरह से नॉब स्ट्रक्चर हमेशा हेड पॉइंट नॉब जैसा होगा, ये हमेशा व्यवस्थित रहेगा। वहीं हम बात करेंगे सेकंड टाइप के स्क्लेरेंस की, जिन्हें हम बोलेंगे मेगा स्क्लेरेंस। मेगा मीन्स बड़े, मतलब दीर्घकंटिक, वो सूक्ष्म थी, ये दीर्घकंटिक। मेगा स्क्लेरेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा पिपेट नुमा आकृति, पिपेट लाइक स्ट्रक्चर या पिपेट स्पिक्यूल। राइट, पिपेट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स वो यू या वी शेप में फोल्डेड फॉर्म में अरेंज रह सकते हैं और दोनों ओर से ये क्या होंगे, पॉइंटेड होंगे। जैसे एक बार हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर वाइज। इसमें वलय रिंग्स जो हैं वो बहुत सारी प्रेजेंट
हो सकती है, टेंड टू डिपेंड्स करता है, बहुत सारी उपस्थित रह सकती है, 10 to 30, 50, it all depends। तो इनमें हम देख रहे हैं दोनों ओर से पॉइंटेड हैं, कहीं भी गोलनुमा आकृति नहीं है, बीच में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक मोटा सा स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इन्हें पेपेट लाइक बोला है। अब पेपेट लाइक है तो ये साइज में सबसे बड़ी होंगी और इनकी साइज होती है 3.5 mm के आसपास इनकी साइज होती है। ये जो पेपेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये आहार नाल में, दैट मींस एलिमेंट्री कैनाल्स में उपस्थित रहते हैं, उसके आसपास सपोर्ट देने के लिए। इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो होती हैं वहां पर भी ये उपस्थित रहते हैं, राइट। और इसी के साथ साथ ये जो होते हैं ये मेंटल या प्रावार जो होता है उसमें, अभी मेंटल को हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, मेंटल में ये उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर आसपास कनेक्टिव टिश्यूज में ये फंसे रहते हैं और स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। पेपेट लाइक बड़े होते हैं। सेकेंड टाइप के मेगास्क्लेरीज की हम जब बात करेंगे तो वो है हमारा स्पिंडल शेप या तुर्क रूपी, तुर्क आकृति जैसा शेप स्पिकी, ठीक है। ये जो होते हैं ये इस प्रकार के होते हैं और यहाँ पर बहुत सारी रिंग्स या वलय उपस्थित रह सकते हैं। बीच में नॉब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, राइट। और जब हम इनकी साइज की बात करते हैं तो ये 1.5 लेंथ में 1.5 से 2 mm लॉन्ग हो सकते हैं। और ये अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल गोनाड जो जनक अंग है वहाँ आसपास इंटेस्टाइन्स जो आंत्र हैं वहाँ पे या यकृत लिवर के आसपास सपोर्ट के लिए उपस्थित रहते हैं और इनका स्ट्रक्चर इस तरह से पॉइंटेड होता है दोनों एंड्स की तरफ से। तो ये हमारे हैं मेगास्क्लेरीज के दो टाइप, पेपेटनुमा आकृति एंड स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, राइट। अब हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर टेस्ट के फंक्शंस को एक बार हम देख लेते हैं कि टेस्ट में ये सारी चीजें तो प्रेजेंट हैं लेकिन टेस्ट के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, कुछ कार्य होते हैं टेस्ट में। टेस्ट के कार्य में नंबर फर्स्ट कार्य आता है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है और बचा के रखता है पूरी बॉडी को। दैट मीन्स एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करके बॉडी को बचा के रख रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है बाहरी चीजों से। वहीं सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो ये बैलेंस भी प्रदान करता है बॉडी को, एक तरह से एक बैलेंस दे रहा है जिससे कि वो बच सके और सीधे रह सके, स्ट्रेट ऑर्गेनिज्म पूरा रह सके, स्ट्रेच करके रखे। थर्डली ये एक्सेसरी रेस्पिरेशन की तरह वर्क कर रहा है, सहायक श्वसन अंग की तरह, क्योंकि यहाँ पे एम्प्यूला आता है और तुम्बिका जिसे हमने बोला, और तुम्बिका जो है वो रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसीय विनिमय जिसे हम बोलते हैं उसमें कार्य करेगा। वहीं ये सेंसरी रिसेप्टर या सेंसरी रिसीवर की तरह भी कार्य करता है। मीन्स जितने भी सेंसर्स यहाँ तक आएंगे उन्हें ये रिसीव करेगा और ऑर्गेनिज्म को एक बार के लिए ये कर देगा, एकदम से उसे एक ट्यूशन देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि आसपास का वातावरण कैसा है। तो ये चार इसके फंक्शंस हैं कि सुरक्षात्मक आवरण, बैलेंस, बॉडी को स्ट्रेट रखने में,
रेस्पिरेशन में एंड सेंस, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, वातावरण होगा, उसको बताने में ऑर्गेनिज्म को, ताकि ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये है टेस्ट के फंक्शंस।